नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 35 ऐसे महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान प्रश्न के बारे में जो कि हमारे रेलवे के एग्जाम में, खासकर आरपीएफ और आरपीएसएफ के एग्जाम में बार-बार पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि कौन सी रेखा पृथ्वी को 2 ध्रुवों में बाँटती है? तो उसका नाम है विषुवत रेखा। जी हाँ दोस्तों, विषुवत रेखा जो है वो पृथ्वी को 2 ध्रुवों में बाँटती है। पृथ्वी के कितने ध्रुव हैं? तो पृथ्वी के 2 ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव। तो बीच से जो रेखा गुजरती है उसे ही विषुवत रेखा कहते हैं और विषुवत रेखा एक अक्षांश रेखा है, ठीक है? अक्षांश रेखा है विषुवत रेखा भी। हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य के विधायकों को सबसे ज़्यादा वेतन मिलता है? तो जो झारखंड राज्य है उसके विधायक जो हैं वो सबसे ज़्यादा वेतन पाते हैं, क्योंकि देखिए वेतन जो है सभी राज्य सरकारों का अलग-अलग होता है। सभी राज्य सरकार जो है वो अपने विधायकों को अलग-अलग वेतन देती है। तो सबसे ज़्यादा वेतन किसमें मिलता है? तो वो झारखंड राज्य, जो भारत का सबसे गरीब राज्य है, तो वहाँ के विधायकों को सबसे ज़्यादा अमीर बनाया गया है, ठीक है? तो वहाँ का वेतन मिलता है 2,90,000 एक विधायक को। तो ये नॉर्मली विधायक को, जो कि मंत्री वगैरह नहीं होता है। अगर मंत्री रहेगा तो उसको और ज़्यादा मिलेगा, मुख्यमंत्री रहेगा तो और ज़्यादा मिलेगा, ठीक है? तो सबसे ज़्यादा वेतन जो है झारखंड राज्य के विधायकों को मिलता है और सबसे कम वेतन किस राज्य के विधायकों को मिलता है? तो वह है केरल। जी हाँ दोस्तों, केरल के सबसे जो विधायक हैं उनको सबसे कम वेतन 70,000 रुपए महीना मिलता है। अगला हमारा प्रश्न है कि असम की राजधानी क्या है? तो असम की राजधानी दिसपुर है। दोस्तों, आप लोग अपने राज्य राजधानी को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, साथ ही साथ किस राज्य में कितने ज़िले हैं इसको भी ठीक से याद कर लीजिएगा। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत में कुल कितने ज़िले हैं, तो भारत में कुल 771 ज़िले हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे में कुल कितने डिवीज़न हैं? तो भारतीय रेलवे में कुल 74 डिवीज़न हैं और ये कितने ज़ोन के अंतर्गत है? तो ये 18 ज़ोन के अंतर्गत है, ठीक है? तो भारत में कुल कितने ज़ोन हैं? तो भारत में कुल 19 ज़ोन हैं कोलकाता मेट्रो को लेकर। लेकिन मेट्रो में कोई भी डिवीज़न नहीं है, तो इसीलिए भारत में कुल रेलवे के कितने डिवीज़न हैं? तो ये 74 डिवीज़न हैं और ये 18 ज़ोन के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है कि इंद्रधनुष में कुल कितने कलर होते हैं? यानी कि इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में कुल 7 रंग होते हैं, ठीक है? 7 रंग। और इसका क्रम होता है नीचे ऊपर सबसे आर होगा, ठीक है? ओ, वाई, जी, बी, उसके बाद आई, उसके बाद वी हो जाएगा, ठीक है? तो ये नीचे से अगर याद किया जाए तो विवग्योर हो जाता है, ठीक है? विवग्योर। तो सबसे नीचे कौन सा कलर होता है? तो वो होता है आपका वायलेट, यानी कि बैंगनी रंग होता है। जबकि सबसे ऊपर इंद्रधनुष में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? तो ये रेड कलर होता है, यानी कि लाल रंग। तो लाल रंग सबसे ऊपर, बैंगनी रंग सबसे नीचे होता है। तो इंद्रधनुष में कुल 7 रंग होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ई की कमी से रक्त का थक्का नहीं होता, यानी कि ब्लड का जो है क्लॉटिंग नहीं होता है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति जो है, किसी का जो है चोट लग गया है, घाव हो गया है या फिर सर फट गया है, तो अगर उसके अंदर विटामिन ई की कमी होगी तो उसकी ब्लडिंग जो है वो जल्दी रुकेगी नहीं, ठीक है? काफ़ी ज़्यादा उसका रक्त स्त्राव हो जाएगा। लेकिन अगर उसमें विटामिन ई की कमी नहीं है तो उसका ब्लड जो है थोड़ी देर बाद रुक जाएगा और ज़्यादा खून नहीं बहेगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत भूषण किसे कहा जाता है? यानी कि भारत भूषण की संज्ञा किसे दी गई है? तो यह सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को। जी हाँ दोस्तों, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को ही भारत भूषण की संज्ञा दी गई है, क्योंकि इन्हीं के समय में जो भारत था वो सोने की चिड़िया था, इसीलिए इन्हें भारत का भूषण कहा जाता है। दोस्तों, महापुरुषों के उपनाम भी आप लोग ठीक से याद कर लीजिएगा, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन जो है कई बार जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में कुल हाई कोर्ट की संख्या जो है वो है 25, यानी कि 25 हाई कोर्ट है अभी इंडिया में। हमारा अगला प्रश्न है कि पीएनआर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों, अक्सर आपने देखा हो कि आपने जब भी कोई रिजर्वेशन कराया होगा आईआरसीटीसी के थ्रू या फिर किसी अन्य थर्ड पार्टी के थ्रू भी, अगर आप लोग जो है रिजर्वेशन कराते हैं तो वहाँ पे आपको रिजर्वेशन में एक पीएनआर नंबर दिया रहता है, ठीक है? तो वह एक यूनिक कोड होता है जिसे कि पीएनआर कहा जाता है, ठीक है? तो पीएनआर का फुल फॉर्म होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, यानी कि इस पीएनआर में ही आपका नाम के साथ साथ अन्य जो है रिकॉर्ड होते हैं, जो डेटा होते हैं वो इंक्लूड रहते हैं, तो ठीक है? तो पीएनआर नंबर का होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। आप लोग जो है अपने फुल फॉर्म को भी अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार जो है एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि नाटो का मुख्यालय क्या है? तो नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर जो है बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में है, ठीक है? तो बेल्जियम की राजधानी जो है वो कौन सा है? तो वो ब्रसेल्स है। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में जो है वो नाटो का हेडक्वार्टर है। और इस समय नाटो में कुल कितने देश हैं? तो नाटो में कुल अब 32 देश हो गए हैं, ठीक है? 32 देश। ये बिल्कुल अभी लेटेस्ट अपडेट मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि 7 मार्च, जी हाँ दोस्तों, अभी जो 7 मार्च अभी इसी महीने में जो
लास्ट कंट्री है वो है स्वीडन, जिसने नाटो की सदस्यता ग्रहण कर ली। 7 मार्च 2024 को स्वीडन ने भी जो है नाटो की सदस्यता ग्रहण कर ली और उसमें जो है अब 32 यानी कि 32 देश जो है वो हो गए हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना हुआ था। अगला हमारा क्वेश्चन है कि मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों मतदाता दिवस मनाया जाता है आपका 25 जनवरी को। जी हाँ दोस्तों, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है और इसी दिन जो है पर्यटन दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। तो मतदाता दिवस क्यों मनाया जाता है? तो इसी दिन जो है 25 जनवरी को ही भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी, इसीलिए उस दिन मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों हमारे देश में जो चुनाव हुए, लगभग चुनाव होते जा रहे हैं 75 साल हो गए, लेकिन चुनाव से हमें अच्छा नेता नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि अच्छा जो है लोकतांत्रिक जो एक तरीका होना चाहिए चुनाव कराने का वो नहीं है, ना ही यह कोई सार्थक विधि है। ठीक है, तो ना लोकतांत्रिक तरीका है और ना ही कोई सार्थक पहल की गई है वोट देने के लिए। तो इसमें हमारे इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में ना तो वोटर अपना वोट देने के लिए स्वतंत्र है और ना ही अपना जो है कैंडिडेट चुनने के लिए। तो जब हम अपना उम्मीदवार चुनने के लिए स्वतंत्र ही नहीं है तो हम अपना वोट उसे कैसे दे पाएंगे? तो ये हमारी लोकतंत्र की विफलता है और जो है संविधान का इसमें बिल्कुल बहुत बड़ा इसे कहा जाए कि विफलता कहा जाएगा इसको भी। ठीक है, तो ये संविधान असफल हुआ है हमारे देश में अच्छी तरह से कानून व्यवस्था देने में। तो दोस्तों हमें संविधान में परिवर्तन करना चाहिए। आप लोग जो है हमारे इस वीडियो को जरूर देखिएगा, ताकि आपको पता चलेगा कि भारत की समस्याएं क्या हैं और इसका अस्थायी समाधान क्या है, क्योंकि इसके बिना जो है भारत कभी भी विश्वगुरु या फिर सोनी चिड़िया नहीं बन पाएगी। तो आप लोग से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप लोग जो है हमारे इस वीडियो को जरूर देखिएगा और अपना 10 मिनट जरूर दीजिएगा, ताकि हमारे देश से सारी समस्याएं जो है वो खत्म हो जाए और हमारी आने वाली पीढ़ियां जो है वो स्वस्थ और सुखी रहे। हमारा अगला प्रश्न है कि सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है? तो सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी होता है। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है? तो वो विटामिन डी होता है। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। इसीलिए विटामिन डी जो है शरीर पे हमारे जो फ्री में हमें बिल्कुल फ्री मिलता है सूर्य का रोशनी, तो अगर वो हमारे शरीर पे पड़ता है तो हमें रिटेक्स बीमारी कम चांस होते हैं होने के, क्योंकि रिकेट्स जो है वो स्पेशली खाने में अगर आपको पौष्टिक नहीं मिलेगा भोजन तो भी आपको रिकेट्स हो सकता है। इसीलिए हमें धूप जो है अच्छी तरह से लेना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है कि ग्राम पंचायत सदस्य का चुनाव कौन करता है? तो ग्राम पंचायत सदस्य का चुनाव जो है आम जनता करती है, हम लोग जो वोटर हैं वो करते हैं। और ग्राम पंचायत सदस्य को ही हमें वार्ड मेंबर भी कहते हैं। ग्राम पंचायत सदस्य जो है आपस में मिलकर जो है एक पंचायत समिति का गठन किया जाता है, जो कि गांव की जो है कार्यपालिका कहा जाता है और जो ग्राम सभा है उसको व्यवस्थापिका कहा जाता है। तो हम लोग जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होता है तो हम लोग 4 लोगों को चुनते हैं। एक होता है ग्राम पंचायत सदस्य, दूसरा है बीडीसी, तीसरा है जिला पंचायत सदस्य और चौथा है ग्राम प्रधान। तो हम लोग 4 लोगों को डायरेक्टली वोट करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एसएसबी का आदर्श वाक्य क्या होता है? तो एसएसबी का फुल फॉर्म होता है सशस्त्र सीमा बल। सशस्त्र सीमा बल जो है एसएसबी का फुल फॉर्म होता है और इनका आदर्श वाक्य है सेवा, सुरक्षा और भाईचारा। सेवा, सुरक्षा और भाईचारा। दोस्तों कई बार हमारे एग्जाम में जो है आदर्श वाक्य पूछे जाते हैं, साथ ही साथ पूछता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो आप लोग इसे ठीक से याद कर लीजिएगा कि आर्मी का हेडक्वार्टर कहाँ है, आर्मी का आदर्श वाक्य क्या है, नेवी का हेडक्वार्टर क्या है, नेवी का आदर्श वाक्य क्या है, ताकि हमारे एग्जाम में जो है 1 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल भी ना फंसे। और साथ ही साथ अगर डिफेंस के एग्जाम तैयारी करते हैं तो आपके लिए तो बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल ये बेसिक चीजें हैं। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि श्री भरत के माता जी का क्या नाम था? तो जो श्री भरत जी थे इनके माता जी का नाम था कैकेयी। जी हाँ दोस्तों, कैकेयी थी जिन्होंने राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा था। तो राजा दशरथ की 3 पत्नियां थी, कैकेयी, कौशल्या और सुमित्रा। तो भरत के माता जी का नाम था कैकेयी। अगला हमारा प्रश्न है कि किस रसायन से नींबू से खून निकलने लगता है? तो दोस्तों आपने देखा होगा कि हमारे गांव देहात में या फिर वैसे लोगों के पास ऐसे लोग बहुत जल्दी पहुंचते हैं जो लोग अंधविश्वास में डूबे हुए रहते हैं या फिर जिनको जो है किताबों से ज़्यादा मतलब नहीं रहता है। तो जितने भी अंधविश्वासी और पखंडी लोग होते हैं वो उनके पास पहुंचते हैं और उनको डराते हैं कि आपके घर में भूत का साया है, आपके घर में चुड़ैल है, आपके घर में डायन है, आपके घर में जिन्न है। इन सब बातों को उन्हें डराते हैं और उनके दरवाजे पर जो है या फिर उनके सर पे एक नींबू रख के अपने चाकू से काटते हैं और चाकू से खून निकलने लगता है। अब व्यक्ति देखता है कि चाकू से खून निकलने लगा, वह डर जाता है और ये अंधविश्वासी पखंडी लोग, पखंडी बाबा लोग और उसे डराते हैं कि देखो तुम्हारे घर में भूत है, इसीलिए नींबू से खून टपकने लगा। तो दोस्तों इसके पीछे विज्ञान है। ठीक है,
मैं आपको गारंटी देता हूँ कि दुनिया में कहीं पर भी ना कोई भूत है, ना ही कोई प्रेत है, ना कोई चुड़ैल है, ना कोई आत्मा है, कहीं पर भी कुछ नहीं है। ये सब प्राकृतिक घटना है, ठीक है। अगर जो है सूर्य जब चक्कर लगाता है, जो पृथ्वी जो है सूर्य के चक्कर लगाती है, इसी कारण रात और दिन होते हैं। बाकी इसके पीछे ये नहीं कि भूत प्रेत के कारण रात दिन होते हैं। तो उसी तरह से जो नींबू है, तो नींबू में अगर नींबू के जो चाकू, जिस चाकू से काटा जाता है, अगर उस पे जो है मिथाइल ऑरेंज लगा दिया जाए, तो नींबू से जो साइट्रिक एसिड होती है, तो वो क्रिया करके रासायनिक क्रिया होती है और उसमें से खून निकलने लगता है। तो जो उसमें से जो रस निकलना चाहिए, तो रस ना निकल के उसमें मिथाइल ऑरेंज का जो मिक्सचर हो जाता है, तो वह लाल खून टपकने लगता है और लोग कहते हैं कि ये भूत प्रेत का साया है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ये केवल और केवल रसायन विज्ञान है। अगर आपने ठीक से रसायन पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि साइट्रिक एसिड नींबू में होता है और उसमें अगर मिथाइल ऑरेंज का जो है एक्शन कराया जाता है, तो उसके रिएक्शन में जो है नींबू से खून निकलने लगता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि थल सेना का मध्य कमांड कहाँ है? तो थल सेना यानी कि आर्मी का मध्य कमांड, सेंट्रल कमांड जो है वो है आपके लखनऊ में, ठीक है। आर्मी का सेंट्रल कमांड जो है लखनऊ में है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि एयरफोर्स का सेंट्रल कमांड कहाँ है, तो ये हो जाएगा प्रयागराज में। दोस्तों कई बार जो है सैन्य कमांड पूछता है भारत में कि कितने सैन्य कमांड है, तो भारत में कुल 17 सैन्य कमांड है, ठीक है। और 7 सैन्य कमांड आर्मी के है, 7 सैन्य कमांड एयरफोर्स के और 3 नेवी के सैन्य कमांड है। तो आप लोग इसे ठीक से याद कर लीजिएगा, खासकर आप लोग अगर डिफेंस की एग्जाम तैयारी करते हैं तो। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, यानी कि ईसीआर का मुख्यालय कहाँ है, तो ईसीआर का मुख्यालय जो है वो है हाजीपुर, ठीक है। ईसीआर का मुख्यालय कहाँ है, तो ये आपका हाजीपुर हो जाएगा। और इसमें कुल कितने डिवीजन हैं, तो देखिए हाजीपुर जो ईसीआर है ये एक जोन है, ठीक है। जो भारत में 18+1 जोन है, तो उसमें एक पूर्व मध्य रेलवे भी है जिसे ईसीआर कहा जाता है। तो इसका हेडक्वार्टर जो है हाजीपुर है और ईसीआर के 5 डिवीजन है, ईसीआर के 5 डिवीजन यानी कि मंडल है। तो ये कौन कौन से हैं, तो एक है आपका दानापुर डिवीजन, दूसरा समस्तीपुर, तीसरा सोनपुर और चौथा आपका डीडीयू यानी कि दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, जिसे पहले मुगलसराय भी कहा जाता था, और एक है धनबाद, ठीक है। तो ये झारखंड में धनबाद पड़ता है, डीडीयू उत्तर प्रदेश में पड़ता है, बाकी ये जो दानापुर, समस्तीपुर, सोनपुर है, ये तीनों बिहार में पड़ते हैं, ठीक है। तो ये 5 डिवीजन है आपके पूर्व मध्य रेलवे का। हमारा अगला क्वेश्चन है कि देश का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है, तो देश का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है कैबिनेट सचिव, ठीक है। कैबिनेट सचिव को देश का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कहा जाता है। और अगर राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी पूछा जाए तो वो होता है मुख्य सचिव, ठीक है। चीफ सेक्रेटरी को यानी कि मुख्य सचिव को राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कहा जाता है। तो जितने भी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं ये आईएएस होते हैं, ठीक है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के तहत इनका सिलेक्शन हुआ होता है, ये आईएएस होते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि राज्य का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी कौन होता है, तो वो हो जाता है डीजीपी यानी कि राज्य का पुलिस महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो ये एक आईपीएस अधिकारी होगा, ठीक है। तो पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी आईपीएस होगा, जबकि प्रशासन का सबसे बड़ा अधिकारी आईएएस होगा। तो दोस्तों इनके बारे में अगर आप लोग ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर इस वीडियो को जरूर देखिएगा। आपको अच्छी तरह से मैंने बताया है कि कौन सा पद क्या होता है, कौन किससे बड़ा, कौन से किससे छोटा होता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत दुर्दशा के लेखक कौन है, तो भारत दुर्दशा के लेखक जो है वह भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारत दुर्दशा लगभग 1965 या 1995 कुछ ऐसे हैं लिखा था उस समय, लेकिन अभी भी भारत की दुर्दशा वैसे की वैसे ही है, ठीक है। उससे जो है दशा जो है भारत की बदली नहीं है, बदली भी है तो बिगड़ी है, सुधरी नहीं है। क्योंकि भारत में जो लोकतांत्रिक चुनाव कराने की व्यवस्था है वो ठीक नहीं है। तो जब तक से चुनाव कराने की व्यवस्था भारत में ठीक नहीं होगी तो फिर ना अच्छे नेता मिलेंगे, जब अच्छे नेता नहीं मिलेंगे तो फिर अच्छा कानून और अच्छे जो है सुविधाएं कहाँ से आएंगी। तो हम तो जो है रो ही रहे हैं, हमारी आने वाली पीढ़ियां भी रोएगी और जो व्यवस्था नहीं सुधरी तो उसकी आने वाली पीढ़ियां भी रोएगी। लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोग हमारा सहयोग करें और इस वीडियो को जरूर से जरूर देखिए और WCEP पर ध्यान दीजिए, ताकि हमारे देश जो है फिर से सोने की चिड़िया बने, विश्व गुरु बन जाए और हमारी आने वाली पीढ़ियां जो है वो ठीक से जीवन जी सके। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कितने राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है, तो भारत के 6 ऐसे स्टेट है जहां पर द्विसदनीय व्यवस्था है। तो द्विसदनीय का मतलब कि वहां पे विधानमंडल है, ठीक है। विधानमंडल के अंतर्गत विधानसभा और विधान परिषद आ जाते हैं। तो वह कौन कौन से राज्य है, तो आपका राज्य वो है उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ठीक है। ये 6 स्टेट हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और महाराष्ट्र, जो इसमें की विधानसभा और विधान परिषद है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि गांव का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो गांव का प्रथम नागरिक जो है वो ग्राम प्रधान कहलाता है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में। जबकि गांव का प्रथम नागरिक हरियाणा में या फिर हरियाणा के साइड में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में वो कौन कहलाता है, तो वो सरपंच कहलाता है। गांव का प्रथम नागरिक सरपंच कहलाता है। जबकि झारखंड और बिहार में गांव का प्रथम नागरिक मुखिया कहलाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये इस वीडियो को आप लोग देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रधान, मुखिया, सरपंच में क्या अंतर होता है। तो ये बेसिक लेवल का जो है ये नॉलेज है, आप लोग के पास ये होना चाहिए, क्योंकि
कि आप जो है हर साल लगभग वोटिंग करते हैं, तो वोट देते हैं, लेकिन वोट किसे दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, इसके बारे में आपको अच्छी जानकारी होती नहीं है। तो आप लोग जो है इस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको पता चलेगा कि प्रधान, मुखिया, सरपंच में क्या अंतर होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि रेलवे का आदर्श वाक्य क्या है? तो रेलवे का आदर्श वाक्य है समय, सुरक्षा और संरक्षा। कहीं कहीं पे इसे सेवा और निष्ठा भी कहा जाता है, ठीक है। तो समय, सेवा और निष्ठा दे तो भी सही है, और विकल्प में समय, सुरक्षा और संरक्षा दे तो भी आपका सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा हर बुराई को दूर करने की अचूक दवा है। यह किसका कथन है? तो शिक्षा हर बुराई को दूर करने की अचूक दवा यह ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का कथन है, ठीक है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का ये कथन है। दोस्तों आप लोग प्रमुख कथन और नारे को भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में कई बार ये पूछे जाते हैं, लगभग हर एग्जाम में इससे 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, जबकि इसका रासायनिक सूत्र है NaHCO3 तथा इसका व्यापारिक नाम क्या है? तो वो है बेकिंग सोडा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज है, और शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो वो है फीमर, ठीक है, फीमर, जो कि जांघ की हड्डी है। हमारी अगला क्वेश्चन है कि रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ है? तो रेलवे स्टाफ कॉलेज जो है वो बड़ौदा, जो कि गुजरात राज्य में है। तो बड़ौदा राज्य में, बड़ौदा जिले में रेलवे स्टाफ कॉलेज जो कि गुजरात में पड़ता है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का है? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो है आपका गुजरात राज्य के नर्मदा जिला में, ठीक है। गुजरात राज्य का जो नर्मदा जिला है, तो नर्मदा नदी के बीच में एक केवड़िया नामक जगह है, वहीं पे एक टापू है, तो वहीं पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा बनाई गई है। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात राज्य के नर्मदा जिले में है। दोस्तों आप लोग जो है भारत के प्रमुख स्थान को भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीएस में कि श्री राम मंदिर कहाँ है, हावड़ा ब्रिज कहाँ है, इंडिया गेट कहाँ है, स्वर्ण मंदिर कहाँ है, अक्षरधाम मंदिर कहाँ है। तो अभी श्री राम मंदिर नया बना है अयोध्या में, लेकिन जो है ये सब जो नीचे का क्वेश्चन है कि हवा महल कहाँ है, स्वर्ण मंदिर, ये बार बार पूछे जाते हैं, तो आप लोग इनको ठीक से याद कर लीजिएगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि थल सेना का मेजर जल सेना के किस अधिकारी के समकक्ष होता है? तो दोस्तों थल सेना का जो मेजर होता है वह जल सेना के किस अधिकारी के समकक्ष होता है? तो आप लोग अगर इस वीडियो को ठीक से देख लेंगे तो आपको पता हो जाएगा कि थल सेना का मेजर जो है जल सेना के किस अधिकारी के समकक्ष होता है। तो दोस्तों खासकर अगर डिफेंस के एग्जाम की आप लोग तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, तो देखिए थल सेना का जो सबसे बड़ा अधिकारी जनरल होगा, और सबसे नीचे का कमीशन रैंक का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? तो वो लेफ्टिनेंट होता है। तो लेफ्टिनेंट से एक पद ऊंचा होता है, 2 पद ऊंचा होता है, ठीक है, क्योंकि लेफ्टिनेंट से बड़ा कैप्टन होता है, कैप्टन से बड़ा मेजर होता है। तो ठीक उसी तरह से जल सेना में आप सबसे नीचे के अधिकारी के पास जाएंगे तो वह होगा सब लेफ्टिनेंट, ठीक है, उसके बाद लेफ्टिनेंट, उसके बाद कमांडर होता है। तो थल सेना का मेजर जो है वह जल सेना के कमांडर के बराबर होगा, ठीक है, तो सॉरी लेफ्टिनेंट कमांडर के बराबर होगा, ठीक है। तो ये आपका जो आंसर हो जाएगा लेफ्टिनेंट कमांडर। दोस्तों आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि 75 जिले किस राज्य में है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।